हाय दोस्तों, आई एम चेतन। जैसे कि आप जानते हैं हम इस चैनल पे रियल लाइफ कहानियाँ, रियल लाइफ स्टोरीज़ जिससे आप ना कि खाली कुछ सीखेंगे, बट उस सारी लर्निंग को आप अपने लाइफ में आगे भी अडॉप्ट कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। ये वो बातें हैं जो मैंने अपने 15-16 साल के कॉर्पोरेट करियर में आंखों से होती हुई देखी हैं। कुछ अपने साथ होते देखी हैं, कुछ लोगों के साथ होते देखी हैं। तो हम इस चैनल पे बड़ी-बड़ी वो स्टार्टअप करें, बिज़नेस करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स लें, वो सब बातें नहीं करेंगे। हम पहले वो बातें करेंगे कि जिससे आप जो काम अभी कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द जनरेशन कर रही है, 95% ऑफ पीपल आर एक्चुअली डूइंग सर्विस, जो आप नौकरी कर रहे हैं। हम उसमें आप आगे कैसे बढ़े इस चैनल पे वो सारी बातें करते हैं। और मैं उसको थ्योरेटिकली ऐसे ही आके जस्ट बोलना नहीं चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स थ्रू स्टोरीज आपको बताऊंगा, और उससे आप अडॉप्ट कर पाएंगे कि एक लीडर उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। सो there's lots to learn and there's lots to share. So I'll start with the new कहानी which I have for you today. सो ये एक बात है, बैक इन अर्ली 2000, जब मैं कैप जेमिनी बॉम्बे में काम करता था। और कैप जेमिनी एक बहुत लार्ज कंपनी है विच इज़ रजिस्टर्ड इन पेरिस। तो इस कंपनी ने एक एक्विजिशन करी। एक कंपनी है कैनबे बिजनेस सर्विसेज। तो वो यूएस की कंपनी थी, और कैनबे बिजनेस सर्विसेज को कैप जेमिनी ने खरीद लिया। सो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी किसी को खरीदती है तो काफ़ी सारे रोल जैसे होते हैं जो डबल हो जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कैपजेमिनी के पास एक टीम थी, कैनबे के पास एक टीम थी, और काफ़ी रिलेटेबल सेम टाइप ऑफ काम ही करते थे। तो एक प्रोजेक्ट आया जो कि कैनबे बिजनेस सर्विसेज ने जीता। तो कस्टमर जो था वो कैनबे के पास था। अब कैनबे जो था वो इंडिया में उसका ऑफिस था पूना में, और कैप जेमिनी का मेन ऑफिस था विक्रोली मुंबई में। तो जिस चीज़ का वो प्रोजेक्ट था उसका रिसोर्स कैनबे के पास था नहीं। तो ये प्रोजेक्ट था, एक नेदरलैंड्स की कंपनी है, एक नेदरलैंड्स का बैंक है, रादर वेरी फेमस बैंक कॉल्ड राबो बैंक। तो उसकी एक सब्सिडरी का ये प्रोजेक्ट था जिसके लिए हायरिंग हुई। तो कैनबे के पास बंदा था नहीं, तो कैनबे गई कैप जेमिनी के पास कि क्या आपके पास इस स्किल सेट का बंदा है। तो ऑब्वियसली कैप जेमिनी एक बहुत बड़ी कंपनी है इन कंपैरिजन टू कैनवे, तो उन्होंने एक बंदा उठा के उनको दे दिया। तो ऑब्वियसली जब भी ऐसा होता है तो एक इंटर कंपनी एग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन द टू, टू द टू कंपनीज। इवन दो वो एक ही ग्रुप का पार्ट है, बट स्टिल वो एक इंटर कंपनी इनवॉइस रेज करते हैं, और इस रिसोर्स का पैसा कैप जेमिनी रिसीव करेगी कैनबे से। ऐसे वो अपने फाइनेंशियल्स मेंटेन करते हैं, बट वो एक सेकेंडरी बात है। तो अभी क्या हुआ, इस बंदे को बोला गया कि भाई ये प्रोजेक्ट है, 6-8 महीने चलेगा, नेदरलैंड्स का प्रोजेक्ट है, काफ़ी ग्लोबल इसका फुटप्रिंट है। तो जो यूज़र्स हैं वो नेदरलैंड्स में होंगे, मेक्सिको में होंगे, रशिया में होंगे, और थोड़े से यूज़र्स यूएस में भी होंगे। तो जैसे कि हम लोग इंडियंस आर वेरी फ्लेक्सिबल, और तभी हम आज वहाँ हैं जहाँ हम हैं। तो बंदे ने कहा ठीक है सर, मैं जाऊँगा। तो वो बंदा उठ के, जो कि एक एक कंसल्टेंट लेवल पे था, वो उठ के चला गया और पुणे से काम करने लगा। पर जैसे कि आप जानते हैं कि जबकि एक सेम सेट ऑफ मैनेजमेंट हो जाती है, एक कंपनी बिकी हुई है, एक कंपनी ने किसी को खरीदा है, थोड़ा सा मैनेजमेंट में क्लैश रहता ही है। तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ था। जो उस नाउ कैनवे का जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो बहुत खुश नहीं था कि हमें बंदा बाहर से लेना पड़ा, और इस जस्ट ही वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन द एंटायर अरेंजमेंट। तो वो इस एम्प्लॉय से ज़्यादा खुश नहीं रहता था। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बनी नहीं, प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। और पहला असाइनमेंट था जब उनको नेदरलैंड जाना था।
तो ये सारे लोग नीदरलैंड्स गए और वो जो एम्प्लॉय कैब जेमिनी का एम्प्लॉय था वो भी नीदरलैंड चला गया और वहाँ पे एक ट्रेनिंग करके ही आ गए। अब रिक्वायरमेंट आई कि जो ट्रेनिंग है वो रशियन यूज़र्स को भी देनी है। उसके लिए सेम काम था कि रशिया जाके उस ट्रेनिंग को किया जाए। तो तो अब क्या होता है कि इस बंदे को था अस्थमा। तो ये बंदा बोलता है कि बॉस मैं तो रशिया नहीं जा पाऊँगा बिकॉज़ आजकल भी ठंडा है लेकिन बैक इन अर्ली 2000 रशिया बहुत ठंडा होता था। माइनस में बहुत माइनस में टेम्परेचर जाता था। तो उसने मना कर दिया और जो प्रोजेक्ट मैनेजर था कैनबे का उसके ईगो पे आ गया कि भाई तुम्हें तो जाना पड़ेगा, हमने तुम्हें बोला है, हमने तुम्हें हायर किया है, ऐसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारा पैसा जा रहा है और हमें तुम्हें भेजना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। यहाँ से वो कन्फ्रंट कर रहा है कि भाई मैं तो जाऊँगा नहीं, मेरी मेडिकल इश्यूज़ हैं, मेरे को अस्थमा है, मैं ठंड में नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। सो एम्प्लॉयी अपनी जगह अड़ गया, कैनबे का प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी जगह अड़ गया। जब दोनों अड़ गए तो ऑब्वियसली कैनबे का जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो काफ़ी सीनियर बंदा था। उसने उठा के मेल लिखनी शुरू कर दी कैपजेमिनी में। अब जब कैपजेमिनी में मेल लिखी तो पहले ऑब्वियसली एक सीनियर मैनेजर को इन्वॉल्व किया कि भाई तुम्हारा ये बंदा हमने हायर किया है, इसको ट्रैवल करना ज़रूरी है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो जैसे कि हमारे यहाँ मिडिल मैनेजमेंट में होता है, रिप्लाई ऐसा ही आया कि भाई हम उससे बात करेंगे, हम उसको मनाएँगे और हम कोशिश करेंगे कि वो चला जाए। तो प्रोजेक्ट है तो जाना पड़ेगा, वो जाएगा, हम उससे बात करेंगे। उसने रिसोर्स जो सीनियर मैनेजर था कैपजेमिनी का, उसने रिसोर्स से बात करी कि भाई तुम चले जाओ, हम तुम्हें कॉम्पनसेट कर देंगे, ऐसा कर देंगे, अच्छा कर देंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें अच्छा अप्रेज़ल दे देंगे, बोनस दे देंगे, तुम बस अभी चले जाओ। बट वो बंदा अपनी जगह अड़ा हुआ था कि भाई मेरे मेडिकल रीज़न्स हैं, मैं तो जा नहीं सकता। तो उसने कैपजेमिनी के बॉस को मना कर दिया। करते कराते वो बात पहुंच गई जो प्रैक्टिस हेड है उस तक। नाउ अब आती है इंटरेस्टिंग चीज़। तो पहले तो प्रैक्टिस हेड ने इस एम्प्लॉय को अपने पास बुलाया कि भाई क्यों नहीं जा सकते तुम, क्या इशू है। तो उसने समझाया कि सर मेरे को अस्थमा है, मैं नहीं जा सकता और मेरे को मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि वो यंग बंदा था, कंसल्टेंट था अभी। तो मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा, मैं ठंडी जगह पे नहीं जा पाऊँगा। तो उसने उसको बोला कि भई तुम्हारा हम अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें अच्छा बोनस देंगे। वही सेम बातें जो सीनियर मैनेजर ने बोली थी, तो वही प्रैक्टिस हेड ने बोली। तो कर करा के वो माना नहीं और वो चला गया वापस। नाउ अब जो ये प्रैक्टिस हेड था, इसने एम्प्लॉयी की साइड की स्टोरी सुन ली थी और समझ ली थी। 2 दिन के बाद उसने फिर से उस एम्प्लॉयी को बुलाया कि भाई आओ। और इस बार वो प्रिपेयर्ड था क्योंकि वो एम्प्लॉयी की साइड की स्टोरी तो सुन चुका था। तब तो उसने उसको कुछ कहा नहीं। इस बार उसने टाइट आवाज़ में, बहुत टाइट आवाज़ में कि भैया आपको तो जाना पड़ेगा। आप जाओगे या आप नहीं जाओगे? नहीं जाओगे तो आपको रेपोकेशंस होंगे। रेपोकेशन मतलब आपको इश्यूज़ होंगे, आपको हम फिर आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव करेंगे। तो उसने उसको एक तरीके से धमका दिया। अब अगेन इंडियन मेंटालिटी, नौकरी, घर, सैलरी, शौक कि भाई ये इच्छाएँ हैं, नौकरी के बाद कैसे रहेगा? अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो मेरा क्या होगा? वो डर, मरता क्या ना करता, एम्प्लॉयी ने सोचा कि भाई अब तो फँस ही गए हैं, तो अब क्यों ना इसको एक्सेप्ट किया जाए, अब जाया जाए। जब यहाँ प्रैक्टिस हद तक बात पहुँच गई है, पर उस एम्प्लॉयी ने एक अच्छी चीज़ करी, उसने ये सोचा कि जब मुझे जाना ही है और मेरी बात अब प्रैक्टिस हेड तक पहुँच ही गई है, मैं वहाँ तक पहुँच ही गया हूँ। यूजुअली आप प्रैक्टिस हेड से इतना ऑफ़र नहीं मिलते हो अगर आप कंसल्टेंट हो, क्योंकि आपको नीचे जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर होते हैं, वहीं तक आपको टरका दिया जाता है। पर उसने सोचा लेट्स टेक दिस एज़ एन अपॉर्च्युनिटी, क्या मेरी इनसे बात हो ही गई है, तो मैं कम से कम हाँ ही बोलनी है। तो ऐसे बोलूँ कि ये जो हैं मुझे एक्सेप्ट कर लें और मेरा इनसे अच्छा रिलेशन हो जाए। तो ये एम्प्लॉयी ने बोला अच्छा मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, मैं करके आपको बताता हूँ। तो फिर वो आधे 1 घंटे बाद अपने इससे भी उसने बात करनी थी, करके वो वापस आया। बेसिकली उसने सोचा कि मुझे क्या करना है। तो जब वो वापस आया
तो उसने बोला सर देखो वैसे तो मेरे माँ बाप अभी भी नहीं मान रहे, उन्होंने बोला रिज़ाइन कर दो, और मेरे को अस्थमा है, और उसने अपना इन्हेलर भी दिखाया कि देखो मेरे को अस्थमा है, ये मेरा इन्हेलर है। लेकिन क्योंकि आप जैसा सीनियर आदमी इतना इस चीज़ के लिए इंसिस्ट कर रहा है और इतना मेरे पीछे पड़ रहा है, और उसको कंपनी के साथ आप इतने जुड़े हुए हो, आप कंपनी के लिए ही कर रहे हो ना, अभी आप मुझे भेज के आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आप बेसिकली कंपनी के लिए कर रहे हो। तो इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ सर, और इस चीज़ के लिए मैं जाने को तैयार हूँ। मैं जाऊँगा, बट सिर्फ आपके लिए जाऊँगा। और ये सुन के जो वो प्रैक्टिस हेड था वो बड़ा खुश हुआ, और उसने बोला मैं आपका ये कंट्रीब्यूशन अप्रिशिएट करता हूँ, और हम इसके लिए आपको ज़रूर कॉम्पनसेट भी करेंगे, आप जाओ और आप तैयारी करो। और ये एम्प्लॉई थोड़ा-सा दुखी सा होके कि भई फाइनली मेरी बात मानी नहीं गई, और ये वापस आ गया। तो एम्प्लॉई के पास वैसे भी ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को कैसे मनाता है कि यार मैं नौकरी ढूँढूँगा, मैं छोड़ दूँगा, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड नहीं रखा। बट वो सब सेपरेट था, तो बेसिकली ये बंदा बाहर आ गया। और अब आती है रियल कहानी। सोचिए, साथ-साथ सोचिए कि आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते? आप इस जगह पे होते तो आप कैसे डिसीज़न लेते? और अब मैं आपको बताऊँगा कि उस प्रैक्टिस हेड ने क्या डिसीज़न लिया। आप सरप्राइज़ हो जाएँगे। उस प्रैक्टिस हेड ने एक मेल लिखी, और उस मेल लिखी उस कैनवे के प्रोजेक्ट मैनेजर को कि लिसन, द एम्प्लॉयी जिसको आप ट्रैवल कराना चाह रहे हैं, उसने रिज़ाइन कर दिया है। अब 3 ऑप्शन है आपके पास, और आप उस 3 में से जो चुनेंगे, मैं उसके लिए एग्री करा दूँगा एम्प्लॉयी को। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ये है कि हम इसको फ़ोर्सफुली भेजें, जबकि ये नोइंगली कि ये एक रिज़ाइन्ड एम्प्लॉयी है, और ये वहाँ जाके कोई सीन क्रिएट कर दे। ये इसका होगा पिटफॉल। तो उसने लिखा कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, बट इसका साइड आई मीन इम्पैक्ट ये है कि अगर ये बंदा वहाँ फ़ोर्सफुली हम भेज रहे हैं, और ये वहाँ जाके क्लाइंट के साथ कोई बदतमीज़ी करता है, या मिसकम्युनिकेशन करता है, या रूडली बिहेव करता है, तो इस सारे का इश्यू जो है, इस सारे का जो जो डिस्क्रेडिट है वो आप लेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया है कि ये बंदा रिज़ाइन्ड है। ऑप्शन 2 कि ये पूना आ जाए, और पूना में जैसे वो आज काम कर रहा है ऑफ़लाइन ट्रेनिंग जैसे हम देते हैं, वैसे यहीं से दे, और कोई और बंदा हम ट्रैवल करा दें, जो ऑनलाइन वहाँ यूज़र के पास जाके वो पूरी चीज़ें समझा दे, और बेसिकली मिटिगेट करे रिस्क को, और ये ऑफ़लाइन सपोर्ट करे। ऑफ़लाइन मतलब पूना से बैठ के। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम आज ही इसका नॉलेज ट्रांसफ़र शुरू कर दें, और आप किसी और को ट्रेन करें। 30 दिन का समय है, बिकॉज़ ये बंदा तो आज पेपर डाल चुका है, इसी चक्कर में, क्योंकि हमने इसको फ़ोर्स किया जाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ वो गेम खेल गया, जो प्रैक्टिस सेट था। अब जो फर्स्ट ऑप्शन थी, जो पहले वो कैनवे का प्रोजेक्ट मैनेजर माँग रहा था कि ये बंदा जाए, अब वो घबरा गया। कि उसने कहा अगर वाक़ई ही हम इसको फ़ोर्सफुली भेजते हैं, और इसने वहाँ कोई बदतमीज़ी कर दी, तो सीधा क्वेश्चन मेरे पे आ जाएगा कि भैया आपको तो पहले ही कैपजेमिनी के प्रैक्टिशनर ने बोला था कि ये बंदा रिज़ाइन कर चुका है, तो आपने इसको क्यों क्लाइंट के सामने भेजा? कस्टमर के सामने आपको भेजना ही नहीं चाहिए था। कस्टमर को एक्वायर करना बहुत मुश्किल है, एक रिसोर्स को बदलना इज़ मच ईज़ियर। आपने तीसरी ऑप्शन क्यों नहीं चुनी? पर तीसरी ऑप्शन के लिए इसके पास कोई बंदा नहीं था, तभी तो इसने कैपजेमिनी से बंदा लिया था। तो इसने क्या किया, इसने ऑप्शन 2 चुना, और ये एग्ज़ैक्टली वही ऑप्शन है जो कैपजेमिनी का प्रैक्टिस सेट चाहता था कि आप चुनें। और यहाँ पे आती है लीडरशिप। इसने देखा, प्रैक्टिस हेड ने देखा कि बॉस कंपनी के हित में क्या है, कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के हित में ये है कि ट्रेनिंग हो जाए, और इसको पता है ट्रेनिंग ऑफलाइन हम लोग बहुत दुनिया के लिए करते हैं, तभी आज इतनी ऑफशोरिंग सक्सेसफुल है। तो क्विकली ही अंडरस्टूड कि ये पूरी जो गेम है ना, ये अब ईगो की है। जो कैनवे का प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी ईगो पे आ गई है कि इसने मुझे मना कैसे कर दिया, हम तो इसकी चार्जेबिलिटी पे कर रहे हैं।
और एम्प्लॉय को हो गया कि भाई मैं बीमार हूँ तो ये मुझे फोर्स कैसे कर सकता है। तो ये दोनों अब ईगो में लड़ रहे हैं। और कंपनी के लिए ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। ये जाके करे ना करे, इट्स इररिलेवेंट। और वैसे भी रशिया ऑरेंज फ्लैग जोन में आता है। तो हर कंपनी की एक लिस्ट होती है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ग्रीन मतलब जिसमें एम्प्लॉय मना नहीं कर सकता जाने के लिए, जैसे यूएस हो गई, कुछ यूरोपियन देश हो गए। और ऑरेंज वो होती है जहाँ पे एम्प्लॉय के हाथ में ऑप्शन है, वो चाहे तो जाए, नहीं तो वो मना कर दे। और रेड होती है जहाँ पे कंपनी ही नहीं बेचती, वहाँ का प्रोजेक्ट होगा भी तो आप ऑन साइट नहीं जाओगे। सॉरी। तो इस सिचुएशन में रशिया ऑरेंज फ्लैग में थी जस्ट बिकॉज ऑफ मौसम। भरे दिसंबर में जाना था और दिसंबर में रशिया बहुत बहुत ठंडा हो जाता है, उस खासकर उस टाइम पे, अर्ली 2000 में। खैर, वो बंदा गया नहीं, और जो पीएम ने ऑप्शन 2 चुन ली। और अभी तक एम्प्लॉय को कुछ नहीं पता। एम्प्लॉय जाके अभी भी तैयारी कर रहे हैं कि मैं तो भाई रशिया जा रहा हूँ। और करते करते आपके मन में अब आया कि अगर वो कहीं पे चेक हो जाए कि भाई इसने तो रिज़ाइन किया ही नहीं था एक्चुअली में। तो 2-3 दिन के बाद जो प्रैक्टिस हेड है कैप जेमिनी का, उसने बुलाया एम्प्लॉय को और बोला, दोस्त एक काम करो, तुम मुझे एक रिज़ाइन कर दो, एक मेल लिख दो रिज़ाइन की कि तुमने रिज़ाइन कर दिया है। और अब ये एम्प्लॉय घबरा गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। उसको तो कुछ पता ही नहीं था। वो घबरा गया, सर मुझे रिज़ाइन नहीं करना, मैं जाने को तैयार हूँ, आप इतना बड़ा एक्शन मत लीजिए मुझ पे। यहाँ पे उसने अभी भी उसको कुछ नहीं बताया और बोला, देखो तुम्हें जो बस बोल रहा हूँ तुम रिज़ाइन कर दो, और 15-20 दिन के बाद मैं तुम्हें एक मेल डालूंगा कि तुम्हारा रिज़ाइन हमने वापस ले दिया है, क्योंकि हमने तुम्हें रोक लिया है। पर तुम्हें अभी कहीं जाना नहीं है, तुम्हें पुणे जाके काम करना है, और मैंने पूरी बात कर ली है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसने उस पीएम की भी ईगो को, जो कैनबे का पीएम था, उसकी ईगो को भी सेटिस्फाई किया, इन द सेंस कि उसने एम्प्लॉय को ये सब नहीं बताया। उसने एम्प्लॉय के फेवर ले ली, कंपनी का काम भी कर दिया, और पीएम को भी कहीं न कहीं प्रोटेक्ट इसलिए किया कि उसने एम्प्लॉयी को सारी नहीं कहानी नहीं बताई कि ऐसे रिज़ाइन करवाया है और ये सब बोला है, ताकि ऐसा ना हो कि कल को एम्प्लॉयी वहाँ जाके पीएम को नीचा दिखाने लगे कि देखो मैंने तो अपनी बात मनवा ली। तो दोस्तों, सार ये है कि ऐसे होती है लीडरशिप। ये होती है लीडरशिप कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी आपने क्लोज़ किया, एम्प्लॉयी की बात भी मान ली, और पीएम से खुद चुनवाया कि उसने ऑप्शन 2 चुनी है, तो उसकी भी ईगो हर्ट नहीं हुई। अगर वो फोर्सफुली ऑप्शन 2 चुनता तो क्या होता? उसके मन में मलाल रह जाता, वो अनहैप्पी होता, और उसके अंदर कहीं न कहीं फ्यूचर बिज़नेस के लिए वो कभी कैपजेमिनी से बंदा नहीं लेता। पर इस सॉल्यूशन से, क्योंकि उसने खुद ऑप्शन 2 चुनी, उसकी ईगो भी सैटिस्फाई हो गई, एम्प्लॉय भी खुश हो गया, और कंपनी का काम भी हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाई है? ये मैंने इसलिए सुनाई है कि जिसके साथ भी आप आज काम करते हैं, जो भी आपका आज बॉस है, ये आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या वो एक जेन्युइन लीडर है। बिकॉज़ हमारे देश में 2000 के बाद इतनी ग्रोथ आई कि बहुत सारे लोग जो कि अनडिज़र्विंग थे, बट उनके पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस काफ़ी था, वो बड़ी-बड़ी पोस्टों पे जाके बैठ गए। जब ग्रोथ आती है तो ऐसे ही होता है, फिर हर चीज़ें चेक नहीं करी जा सकती कि आप कितने बड़े लीडर हो, बिकॉज़ लीडरशिप कैन नॉट जस्ट बी एक्वायर्ड, इट इज़ एम्बेडेड इन यू। अगर आपका बॉस ऐसा है जो आपको ग्रोथ होते देख ही नहीं सकता, ग्रो होते देख ही नहीं सकता, तो आपको 1-2 प्रमोशन तो मिल जाएँगी, पर आगे जाके आप कहीं न कहीं अटक जाएँगे। और जब आप आगे जाके अटकते हैं तो जितना भी टेन्योर आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल उस कंपनी में लगाए होते हैं, वो सारे वेस्ट हैं। तो ये आइडेंटिफ़ाई करना कि जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जिस बॉस के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या वो वर्दी है? क्या उसकी आगे वो विज़न भी है कि वो एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है? कुछ गलतियाँ मैंने करी हैं, मैं नहीं चाहता आप करें, इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ सीख मिली होगी, और एक छोटी-सी बात आपके अगर मन में आई हो
कि उस जो प्रैक्टिस हेड था उसने एम्प्लॉय की क्यों सुनी। उसने ये देखा कि मेरे कहने पर इसने अपनी मेडिकल सिचुएशन को इग्नोर कर दिया, कंपनी के फ़ेवर में डिसीज़न लेने को तैयार हो गया और ये जाने को तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये बंदा तो सही है। इसकी हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो लेट मी बैक हिम। सो ये एनालिसिस करना वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी मेरी एक छोटी-सी कहानी। ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपको ये अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी कहानियाँ लेके आपके पास फिर आऊँगा। थैंक यू सो मच।